हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बोल्टेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन ख़त्म किया है। आज हम लोग वेल्डेड कनेक्शन से शुरू करेंगे। मे भी मेरी आवाज़ शायद थोड़ी स्लो है, जैसा कि मुझे 2-3 लोगों से रिव्यू मिला। तो आप लोग एक काम करना कि अगर आपको लगे कि ये स्लो चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को 1.5 या 2 टाइम्स जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस पर करके वीडियो चलाइएगा, जिससे मैनेज हो जाएगा। तो आज हम लोग वेल्डेड कनेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड में भी बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड, मतलब एक तरह से सामने सामने रख के और ऊपर नीचे रख के दो कनेक्शन हम लोग को पढ़ना है। ये फिलेट वाला हो जाएगा, ये सामने सामने वाला बट वेल्ड हो जाएगा। तो ये दो तरह के हम लोग को वेल्डेड कनेक्शन पढ़ने हैं। वेल्डेड कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहली चीज़, क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है इसका कि 100% एफिशिएंसी इसकी होती है। इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो बात करते हैं वेल्डेड कनेक्शन की। बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड देख ही लिया। बट वेल्ड में दो तरह के देखेंगे हम लोग, सिंगल साइड और डबल साइड वेल्डिंग, और फिलेट वेल्डिंग देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं बट वेल्ड सबसे पहले। अब देखिए, सिंगल साइड वेल्डिंग। सिंगल साइड वेल्डिंग का मतलब क्या है कि हम लोग एक तरफ से वेल्डिंग वाला जो भी मशीन है उससे हम लोग यहाँ वेल्ड करेंगे। तो होगा क्या कि ये दो प्लेट ऐसे आके कुछ हद तक मिल जाएगा, कहीं तक मिल जाएगा वेल्डिंग की वजह से। तो हम लोग एक तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं, एक तरफ। तो ये यहाँ पे आके यहाँ से वेल्डिंग कर रहे हैं। ये पिघला, ये कुछ पिघला होगा इतना पोर्शन, ये कुछ पिघला होगा इतना पोर्शन, ये आके कुछ मिलेगा। अब कितना थिकनेस मिल रहा है नहीं पता। तो हम लोग ये जो जितनी वेल्डिंग की साइज़ हुई है इसको वेल्ड साइज बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एस से, साइज़ ऑफ वेल्ड, साइज़ ऑफ वेल्ड। अब ये हम लोग को पता नहीं है कि कितनी थिकनेस हुई है। अगर मैं मान लूँ ये कैपिटल स्मॉल टी ये है, ये भी स्मॉल टी थिकनेस की प्लेट है, तो हमें ये नहीं पता कि वेल्डिंग की थिकनेस कितनी हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोड बोलता है कि अज्यूम कर लो कि थिकनेस ऑफ वेल्डेड सिंगल साइड के केस में 5/8 टाइम्स टी है, वो भी टी मिनिमम। टी मिनिमम क्यों? जैसे मान लो ये T1 है, ये T2 है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा टी मिनिमम, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितना होगा। अगर हम यहाँ पे P फोर्स लग रहा है और यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, तो कितने P फोर्स तक ये झेल ले जाएगा। तो अगेन जब हम लोग बट वेल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेल्ड को तोड़ के नहीं देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि वेल्ड अपने इल्ड स्ट्रेंथ तक गया है। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी इसकी इल्ड हो जाएगी Fy, और Fy के साथ हम लोग कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं? Fy के साथ हम लोग गामा MW लेते हैं। कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है? Fy के साथ गामा MW 1 यहाँ पे गामा MW अलग है। यहाँ पे वेल्डेड के लिए गामा MW 1.25 फॉर वर्कशॉप वेल्डिंग, 1.25 फॉर वर्कशॉप वेल्डिंग एंड 1.5 फॉर फील्ड वेल्डिंग। अगर हम वेल्डिंग फील्ड में कर रहे हैं तो ये 1.5, अगर वर्कशॉप में कर रहे हैं तो 1.25। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ हमको मिल गया, एक चीज़ मिल गई, परमिसिबल स्ट्रेंथ Fy अपॉन गामा MW। अब वो डिपेंड करता है गामा MW की वैल्यू 1.25 लेंगे कि 1.5 लेंगे। दूसरी चीज़, एरिया कितना? तो एरिया भाई यही, ये थिकनेस ही झेल रहा है। जो भी ये इतना थिकनेस आया, लोड यहीं से ट्रांसमिट होगा, जो भी ये सामने इतना थिकनेस दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली है 5/8 टाइम्स टी मिनिमम। और अंदर के तरफ बी डिस्टेंस तक गया है मान लो अगर, तो बी होगा। तो एरिया जो हो गया, एरिया भी हमको मिल गया। एरिया क्या होगा? एरिया होगा बी इंटू टी मिनिमम या साइज ऑफ वेल्ड, और टी मिनिमम के बी इंटू साइज ऑफ वेल्ड। और साइज ऑफ वेल्ड कितना है? बी इंटू 5/8 टाइम्स टी मिनिमम। तो सिंगल साइड पेनिट्रेशन बोलो या सिंगल साइड वेल्डिंग बोलो, तो सिंगल साइड वेल्डिंग के लिए एरिया ये हो गया, परमिसिबल स्ट्रेंथ ये हो गया। तो फाइनल वेल्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होगा
स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होगा परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। कितना है भाई परमिसिबल स्ट्रेस? अभी हम लोगों ने देखा एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू इंटू एरिया बी इंटू थिकनेस ऑफ वेल्ड 5/8 टाइम्स टी मिनिमम। ये हो गया वेल्ड स्ट्रेंथ, डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे। ये हो गया वेल्डिंग की स्ट्रेंथ। किस केस में? सिंगल साइड अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। 5/8 टाइम्स हम लोग यहाँ पे थिकनेस को इसलिए लेते हैं कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं तो पूरा वेल्डिंग नहीं हुआ होगा। जब एक साइड से वेल्डिंग कर रहे हैं तो पूरा वेल्डिंग नहीं हुआ होगा, अंडर एस्टिमेट करते हैं, यहाँ तक वेल्डिंग नहीं पहुँचेगा। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पूरा हम लोग का वेल्डिंग होता है, लेकिन हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। 5/8 टाइम्स लेके अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग वन साइडेड वेल्डिंग को, ठीक है। अब आते हैं बोथ साइडेड वेल्डिंग की बात करें या डबल साइड वेल्डिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या कि एक बार हमने यहाँ से वेल्डिंग शुरू की, यहाँ से वेल्डिंग शुरू की, यहाँ से वेल्डिंग शुरू की, जब यहाँ से वेल्डिंग हो गई फिर यहाँ से वेल्डिंग शुरू की, इस साइड से वेल्डिंग शुरू की। तो इसमें होगा क्या कि दोनों साइड से जब वेल्डिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन भर जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन भर जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन भर जाएगा। तो सारी चीज़ें सेम, अगर ये P लग रहा है, ये P लग रहा है, ये T2 है, ये T1 है, सारी चीज़ें सेम। अब यहाँ बस फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा। क्या बदलेगा? फार्मूला परमिसिबल स्ट्रेस भी सेम एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू, वेयर गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू सेम 1.5 फॉर वर्कशॉप एंड 1.25 फॉर वर्कशॉप एंड 1.5 फॉर फील्ड, ठीक है। ये सारी बातें सेम। एरिया में बदलाव आ जाएगा। एरिया क्या आएगा? ये जो साइज़ ऑफ वेल्ड अब हम लेंगे, साइज़ ऑफ वेल्ड अब हम जो लेंगे वो हो जाएगा इक्वल टू टी मिनिमम, जो भी थिकनेस है। अगर T1 T2 में जो छोटा है वो, तो एरिया हो जाएगा B इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड, दैट इज़ B इंटू टी मिनिमम। तो हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा बोल्ट वेल्डेड स्ट्रेंथ, वेल्डिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी FW इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इंटू एरिया पर। तो FW इक्वल टू हो जाएगा FY अपॉन गामा MW इंटू B इंटू टी मिनिमम। तो ये यहाँ से बात आ गई। तो ये हो गया बट वेल्डिंग की केस। बट वेल्डिंग में दोनों केस हम लोग ने देख लिया, डबल साइड वेल्डिंग भी देख लिया, सिंगल साइड वेल्डिंग भी देख लिया। अंतर बस क्या था? एरिया का अंतर था, और एरिया में भी थिकनेस का अंतर था कि वेल्डिंग की साइज़ कितनी ले रहे हैं, ठीक है। अब अगला कनेक्शन है वेल्डिंग में फिलेट वेल्डिंग कनेक्शन। इसमें क्या है? इसमें देखिए अब यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा रखा है, जैसे लैप जॉइंट की तरह। अब यहाँ पे वेल्डिंग होगी, यहाँ पे ये ऐसे ये वेल्डिंग की जाएगी। तो कुछ इसका पिघलेगा, कुछ यहाँ वाला पोर्शन पिघलेगा, और ये यहाँ पे आके ऐसे वेल्ड होके मिल जाएगा, ठीक है। ये वेल्डिंग होगी। अब देखिए इसमें यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, तो वेल्ड जो है यहाँ पे टेंशन तो झेल ही रहा है, लेकिन टेंशन के साथ यहाँ पे शीयर का भी इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे शीयर का भी इफेक्ट आ रहा है। तो जब दोनों की वजह से एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा जहाँ से टूटने की चांसेस होगी, और हमारा क्रैक जो डेवलप करेगा शीयर और टेंशन की वजह से कुछ एंगल पे डेवलप करेगा जो कि 45 डिग्री के बराबर होगा। ये जो क्रैक होगा कुछ एंगल पे डेवलप करेगा जो कि 45 डिग्री पे बराबर होगा। तो यहाँ जो फेलियर हो रहा है वो शीयर टाइप का फेलियर हो रहा है, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि क्रैक डेवलप कर गया, कि क्रैक भी हो गया। तो फिर से याद करिए कि जो पहला वीडियो था लेक्चर वाला, उसमें हमने बोला था कि अगर क्रैक डेवलप हो गया तो हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेंगे, FU लेंगे,
FU लेंगे अगर क्रैक डेवलप हो गया, और अगर शियर है तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। अगर याद आ रहा हो ये चीज़ तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, दैट इज़ √3। ये बात हम लोगों ने बात की थी पहले लेक्चर में जब हम लोग बोल्टेड कनेक्शन में शियर स्ट्रेंथ देख रहे थे या बाकी से सारी चीज़ें देख रहे थे। तो यहाँ क्रैक डेवलप हम मान के चल रहे हैं और शियर डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वेल्डिंग स्ट्रेंथ का परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया से पहले परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा? परमिसिबल स्ट्रेस होगा आपका, शियर का केस है तो शियर के केस में परमिसिबल स्ट्रेस FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। अगेन यहाँ पे भी वही सेम बात कि गामा MW इज इक्वल टू 1.25 एंड 1.5, ये वर्कशॉप के लिए, ये फील्ड के लिए। ठीक है, बात करते हैं एरिया की। अब देखो एरिया जो है वो कुछ ऐसे, ये वाला प्लेन टूट रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये हाइट ऑफ वेल्डिंग है S1 और ये विड्थ है S2, और फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S मान लें, तो ये एक तरह से S हमारा हो गया साइज़ ऑफ वेल्ड। लेकिन क्या ये साइज़ जो है प्लेन, ये प्लेन जो है ये हमारा ब्रेक हो रहा है? नहीं, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जो ब्रेक हो रहा है ये, इसको हम थिकनेस ऑफ वेल्ड या थिकनेस ऑफ थ्रोट थिकनेस बोलेंगे कि यहाँ से टूट रहा है ये थ्रोट है, तो इसकी थिकनेस हमको चाहिए, इसकी थिकनेस चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको मान लेते हैं कुछ भी, लेट्स से हम इसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको 2 डायमेंशन चाहिए एरिया के लिए। तो एक तो हमको मिल गया इफेक्टिव थ्रोट, जो थ्रोट है उसकी विड्थ या उसका जो भी डायमेंशन है, इफेक्टिव थ्रोट इनटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये अंदर की तरफ कुछ लेंथ तक गया होगा, यही वेल्डिंग अंदर की तरफ कुछ लेंथ तक गया होगा। ठीक है, तो उसका लेंथ इफेक्टिव, L इफेक्टिव। ठीक है, ये एरिया है। तो एज पर कोडल प्रोविज़न हम जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मानते हैं वो होता है K टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड, वेयर K इज़ द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कोफिशिएंट एंड S इज़ द साइज ऑफ वेल्ड। और L इफेक्टिव का भी आगे हम क्लॉज देखेंगे, ये होता है एक्चुअल लेंथ माइनस 2S। हाँ, ये आगे क्लॉज मिलेगा। तो हमें जो एरिया भी मिल गया कि इफेक्टिव थ्रोट इनटू लेंथ, और परमिसिबल स्ट्रेंथ भी मिल गया FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। तो हमारा शियर स्ट्रेंथ बन जाएगा, यहाँ से इसको छोटा कर दें, तो हमारा शियर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इन फिलेट जॉइंट, शियर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इन फिलेट जॉइंट, जो भी बात बोल लीजिए आप उसको, वो हो जाएगा फिलेट वेल्ड के केस में। पहले एरिया लिख लेते हैं, KS इंटू L इफेक्टिव, अभी ये मत लिखो, KS इंटू L इफेक्टिव मतलब लेंथ इफेक्टिव, इंटू स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस दैट इज FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। ये आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इन फिलेट जॉइंट लिख दे रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इन फिलेट, या स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, तो ये निकल के आ गया हमारा। तो हमने वेल्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली, वेल्ड 2 तरीके के, बट वेल्ड
बट वेल्ड फर्दर दो क्लासिफिकेशन कि सिंगल साइड से वेल्डिंग हो रही है तो उसमें हमने एरिया माना था बी इंटू 5/8 टाइम्स टी मिनिमम, मतलब इफेक्टिव थ्रोट या इफेक्टिव वेल्डिंग की साइज़ जो मान रहे थे हम लोग 5/8 टी मिनिमम, और परमिसिबल स्ट्रेंथ था एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू। तो फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बना एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू इंटू बी इंटू 5/8 टाइम्स टी मिनिमम। डबल साइड जब वेल्डिंग हो रही है तो एरिया हो गया बी इंटू टी मिनिमम, 5/8 हट गया, पूरा का पूरा कवर हो रहा है, तो बी इंटू टी मिनिमम, और परमिसिबल स्ट्रेंथ सेम एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू। ठीक है। फिलेट वेल्ड के केस में हमारा साइज एग्जैक्ट एस वाला टूट नहीं रहा, ये कोई बीच का थ्रोट बन के टूट रहा है थ्रोटिंग होके, तो उसको हमने इफेक्टिव थ्रोट बोल दिया। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू एल इफेक्टिव, जो लेंथ है वेल्ड की, जितने लेंथ तक वेल्ड करें, जरूरी तो है नहीं कि एक ही पॉइंट पे वेल्डिंग करके छोड़ दिए होंगे, एक लेंथ तक वेल्ड किए होंगे। अगर ये दो ऊपर से देखने पे कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि ये दो प्लेट है, तो ये वेल्डिंग करते करते इतना लेंथ तक किए होंगे, तो एल इफेक्टिव इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस वो उसका एरिया हो गया, और परमिसिबल स्ट्रेंथ हो जाएगा एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू। तो ये यहाँ से आ गया परमिसिबल लेंथ भी। ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड के एस एल इफेक्टिव इंटू एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू। तो ये सारी बातें हो गई वेल्डेड कनेक्शन के स्ट्रेंथ के बारे में। अब अगला मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को छोटा रखूँ ताकि लोग अधिक से अधिक देख सकें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट क्लॉजेज। ठीक है, थैंक यू।